That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप ने अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार, कल होगा फैसला। जमानत मिलने के बाद पवन खेड़ा पहुंचे दिल्ली, कहा संविधान में विश्वास और मजबूत हुआ। और दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 9 की मौत, बचाए गए 15 लोग। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे कल यानी 4 मई को घोषित किए जाएंगे। सुबह से वोटों की गिनती शुरू होगी और शाम तक ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी को जनता ने सत्ता सौंपी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, जहां ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं पर सबकी नजरें टिकी हैं। तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके के बीच सीधी टक्कर है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने हैं, जबकि असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। पुडुचेरी में एनडीए और कांग्रेस गठबंधन की परीक्षा होगी। पांचों राज्यों के इन नतीजों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतगणना ड्यूटी में तैनात कुछ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों, स्थान और पद की संवेदनशील जानकारी विभागीय संगठनों और संघों के साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि कुछ स्प्रेडशीट और सूचियों के जरिए ये जानकारी लीक की जा रही है, जिसमें मतगणना के दौरान अधिकारियों की भूमिकाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूरी प्रक्रिया की गोपनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत संज्ञान लेने की मांग की और कहा कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब वे वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जहां केवल पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती है। ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि आम जनता के वोटों की सुरक्षा का मामला है, लेकिन व्यवस्था का तरीका लोगों को डराने जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल डरने वाला नहीं है। इतना आर्म्स लेके, इतना डंडा लेके पुलिस ही पुलिस और कुछ नहीं है, खाली पुलिस ही है। सीआरपीएफ है, आधा मिलिट्री ये फोर्सेस है, सभी है इधर में, एकदम भरे हुए हैं। तो ये तो कोई आर्म्स लेके लड़ाई नहीं, ये तो आम आदमी का वोट देना बात है। इतना क्या होता है हम लोग मालूम नहीं होता है। एक धमक चमक की लड़ाई हो रहा है कि हम लोग को डराने के लिए। ये लोग को ये सोचना चाहिए कि बंगाल किसी को डरता नहीं है, ब्रिटिश को नहीं डरा है। बंगाल में होने वाली मतगणना को लेकर विशेष मतदान सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी है, सबको प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी रहेंगे, राज्य सरकार के भी कुछ कर्मचारी रहेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। टोटल सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा है। काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है सबको। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज कुछ रहेंगे। जो नतीजा होने का है वही आएगा। कारछुपी का कोई पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान के फैसले के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भाजपा के दिग्गज नेताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो फाल्ता से चुनाव लड़कर दिखाएं। अभिषेक बनर्जी ने बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग का जिक्र किया और कहा कि उनके डायमंड हार्बर मॉडल को नुकसान पहुंचाने में विरोधियों को 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए अपने सबसे मजबूत नेता को मैदान में उतारने की बात कही। बता दें कि चुनाव आयोग ने फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया है, जबकि मतगणना 24 मई को होगी। आयोग के मुताबिक 29 अप्रैल को मतदान के दौरान चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कहा कि इस फैसले से संविधान में उनका विश्वास और मजबूत हुआ है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़े मानहानि और जालसाजी के आरोपों से जुड़ा है। दिल्ली पहुंचने पर खेड़ा का जोरदार स्वागत हुआ।
इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अब अपनी ही पुरानी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय मांगा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। ये बैठक 5 मई को होगी, जिसमें उनके साथ 3 अन्य बागी सांसद भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में पंजाब की भगवंत मान सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप उठाए जाएंगे। चड्ढा गुट का कहना है कि आप छोड़ने वाले नेताओं को सरकारी मशीनरी के जरिए टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। दूसरी तरफ आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ भ्रष्टाचार और महिला शोषण से जुड़ी 2 एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। हालांकि पाठक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी एफआईआर की जानकारी नहीं है। वहीं पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मिला, जहां प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बताते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे पर्चों से डरने वाली नहीं है। इस बीच खबर यह भी है कि एफआईआर की सूचना के बाद पाठक दिल्ली में अपने घर के पीछे के दरवाजे से निकल गए और उनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। राज्यपाल ने इस मामले पर कहा कि अगर प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं हुई है तो जांच कराई जाएगी। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी के गोरखपुर से 81 दिन की गौ सेवा यात्रा की शुरुआत की। सहारा एस्टेट स्थित भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान स्वामी जी ने साफ कहा कि वे योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं बल्कि गोरक्षा के संदेश के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली से यात्रा शुरू करने को खास बताया। ये यात्रा 81 दिन तक चलेगी और प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। रोजाना 5 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर स्वामी जी रथ से लोगों को संबोधित करेंगे। दिल्ली के शाहदरा इलाके में विवेक विहार में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 पुरुष, 4 महिलाएं और एक 1.5 साल का बच्चा शामिल है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान 10 से 15 लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर से शव बरामद किए गए। कई शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है, जिसके लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। कुछ लोग शॉर्ट सर्किट तो कुछ एसी ब्लास्ट को कारण बता रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। एयर अरेबिया की फ्लाइट जो शारजाह से 231 यात्रियों के साथ आई थी, लैंडिंग के बाद टर्मिनल की ओर बढ़ रही थी, तभी एक यात्री ने अचानक इमरजेंसी गेट खोलकर विमान से छलांग लगा दी। पायलट ने तुरंत विमान रोककर एयरपोर्ट अधिकारियों को सूचना दी। घायल यात्री को तुरंत पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उसकी पहचान 29 साल के मोहम्मद शरीफ मोहम्मद नजमुद्दीन के रूप में हुई है और उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण रनवे कुछ समय के लिए बंद रहा, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हुई और इस फ्लाइट को बेंगलुरु डाइवर्ट करना पड़ा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पिछले कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स में 249 और निफ्टी में करीब 100 अंक की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि आखिरी दिन दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। अब 4 मई से शुरू होने वाले नए सप्ताह में बाजार की दिशा 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के विधानसभा चुनाव नतीजों पर तय हो सकती है। पश्चिम एशिया में तनाव, होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की निवेशकों के लिए बड़ा फैक्टर रहेगा। इस हफ्ते 300 से ज्यादा कंपनियों के तिमाही नतीजे और पीएमआई जैसे आर्थिक आंकड़े भी जारी होंगे, जबकि विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली बाजार पर दबाव बनाए दिए है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।